हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो कि ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, इसकी कंप्लीट फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन को एक वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं, समझने वाले, जानने वाले हैं। इसके बाद किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको डाउट होगा तो उसका सेपरेट वीडियो भी ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। बाकी जो है इस सेशन के अंतर्गत हम लोग इस चैप्टर के सभी एस्पेक्ट को फुल फॉर्म में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बात करें अगर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, जिसका नाम है संसाधन और उसका विकास, सीधे बात करें उससे कंटेंट की, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर की बात करें तो ये सभी कंटेंट हैं जो हमको पढ़ने हैं। क्या क्या कंटेंट है एक बार हमको जानना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, क्लासिफिकेशन किसका, रिसोर्स का और उसका डेवलपमेंट, यानी रिसोर्स का क्लासिफिकेशन यानी कितने पार्ट्स में बांटा गया है। दूसरी चीज कि उसका डेवलपमेंट ये पढ़ना है, फिर रिसोर्स प्लानिंग पढ़ना है और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया भी पढ़ना है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप कंटेंट को देखिए, किताब उठाएंगे अपनी बुक एनसीईआरटी सिविक्स क्लास 10th की उठाते हैं तो पहले आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है। उस कंटेंट के थ्रू आप जो है एक एक हेडिंग को आप मिलाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और अपनी तैयारी को जो है अंतिम मुकाम पर पहुंचाएंगे। अगला जो टॉपिक है लैंड रिसोर्स और लैंड यूटिलाइजेशन, इसके बाद लैंड यूज पैटर्न इंडिया को भी हम लोग जानेंगे और फाइनली लैंड डिग्रेडेशन और उसका कंजर्वेशन, ये टॉपिक। और फाइनली लास्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंच जाएंगे जब हम देखेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल भी क्या है, यानी मिट्टी भी एज ए रिसोर्स काम करती है। वो क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है, उसका कंजर्वेशन करेंगे। यानी फाइनली ये सभी कंटेंट है जो कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड आज इस सेशन में होने वाले हैं। बात करें सबसे पहला और फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन का इस चैप्टर का, तो आपको सबसे पहले बात पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में जो ये सभी पेजेस हैं लगभग 10 पेजेस हैं और इन्हीं 10 पेज के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इस 10 पेज में कंटेंट क्या है ये भी हमको पता चल गया है। अब एक एक कंटेंट को हम उठाते हैं और बारी बारी से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस एक सेशन के अंतर्गत ऐसा वन शॉट के साथ साथ ये ऐसा लेक्चर है जिसमें हम लोग कंप्लीट हेडिंग को, कंप्लीट टॉपिक को एकदम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो पहली बात शुरू करते हैं और वो बात है रिसोर्स। किसकी बात करें, रिसोर्स की। रिसोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है, तो रिसोर्स की अगर हम बात कर दें तो टॉपिक का जो नाम है रिसोर्स, और रिसोर्स में वो सारी चीजें आती हैं जो हमें अपने आसपास दिख रही हैं। तो हमें प्रश्न मन में ये आया कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिसोर्स ही है या फिर नहीं है। तो पहली बात ये समझिए कि आपके आसपास जो चीजें दिख रही हैं, एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट, इन आवर अर्थ, वो सभी रिसोर्स है। लेकिन उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैं हमारे इन्वायरमेंट में लेकिन हम उनको रिसोर्स कंसीडर नहीं कर सकते। तब मन में प्रश्न आता है कि आखिर क्या क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया के थ्रू हम किसी चीज को रिसोर्स कर सकते हैं और किसी चीज को रिसोर्स नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो हर वो चीज जो हमारी नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, हर वो चीज जो हमारी नीड को, आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वही चीज रिसोर्स कहलाती है। क्या समझ में आ गया होगा कि हर वो चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स कहलाती है। यानी कि रिसोर्स और उसका डेवलपमेंट में सबसे पहले हमको रिसोर्स को समझना है। तो रिसोर्स किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया होगा कि हर वो चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे वो कहलाती है रिसोर्स, बट इट प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजेबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। अगर ऐसा है देन वो चीज, वो वस्तु हमारे लिए रिसोर्स कहलाती है। जैसे हर वो चीज जो टेक्नोलॉजिकली, चाहे वो पानी हो, जंगल हो, मिट्टी हो, ये जितने भी रिसोर्सेस हैं, जो भी जानवर हैं, जो भी पेड़ पौधे, नदियाँ, झील झरने हैं, वो सभी हमारे लिए रिसोर्स है। बस वो क्या होने चाहिए तकनीकी रूप से मतलब संभव हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो। भाई हम कह रहे हैं कि हमारे लिए गोल्ड क्या है, भाई एक रिसोर्स है, लेकिन गोल्ड हमको पता चल गया कि इस धरती में यहाँ पर गोल्ड है। अब उसकी खुदाई के लिए टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है, तकनीकी रूप से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब हमने एक्सेस किया तो वो निकला उसमें से कितना, 1 किलो गोल्ड। हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट लगा दिया गोल्ड निकालने का, लेकिन निकला सिर्फ 1 किलोग्राम गोल्ड। तो अब आप क्या करेंगे, क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल होगा, नहीं होगा। इसलिए वो सोना भी, उस जगह से जो निकला हुआ सोना है, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। दूसरी चीज, हमारे कल्चर में उसका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। देन दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड रिसोर्स। यानी कि हर वो चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे,
वो कहलाती है रिसोर्स, बस वो प्रोवाइडेड हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। यानी कि डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होती है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड। हर वो चीज जो हमारे नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे, बस जो है प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, देन दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो रिसोर्स की डेफिनेशन आई होप आप समझ चुके होंगे। अगले टॉपिक की बात करें तो एक डेटा आपकी बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी की बुक में। जब आप पहले पेज पे जाते हैं तो इस पहले पेज में एक आपका ये डेटा भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक डेटा दिया हुआ है, इसको भी हम लोग समझते हैं। क्या इसका मामला है कि देखिए, पहली बात तो जो नेचर है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो टेक्नोलॉजी है, इन तीनों से इंटरेक्ट कौन करता है? ह्यूमन बीइंग। और ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, चाहे वो नेचर हो, इंस्टीट्यूशन हो, टेक्नोलॉजिकली हो। कैसे? इसके टर्म में ये दिया गया है कि ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर। ह्यूमन बीइंग्स किससे इंटरैक्ट करते हैं? नेचर से। लेकिन नेचर से इंटरैक्ट करने के लिए किसके माध्यम से करते हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके इंस्टीट्यूशन को डेवलप करते हैं, और उस इंस्टीट्यूशन को एक्सेलरेट करा के अपनी इकोनॉमिक व्यवस्था को इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसी चीजों को मेंटेन करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी और ये इंस्टीट्यूशन किस लिए डेवलप कर रहे हैं? तो इंटरैक्ट विथ नेचर, कि नेचर में जो भी रिसोर्सेस हैं उनको वो एक्सेस कर सके। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, टेक्नोलॉजी का यूज करके इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं और इसके थ्रू नेचर से इंटरेक्ट करते हैं। और इसलिए हम कहते हैं ये सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये ग्राफ, ये चार्ट, ये जो पिक्चर है हमारा यही दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन बीइंग सब आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। तो ये डेटा आपको ये दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी, नेचर एंड इंस्टीट्यूशन आर इंटरडिपेंडेंट। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद अब हमको ये पता होना चाहिए, हमने रिसोर्स पढ़ लिया, उसकी थोड़ा सा एक एस्पेक्ट को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को। किसको पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को। अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, आप इसको टाइप भी बोल सकते हो। तो इसको हमने 4 पार्ट में क्या किया? क्लासिफाई किया। नाम क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इन 4 पार्ट्स में रिसोर्स को क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया। अब बात आई नेक्स्ट डिस्कशन की, तो इन्हीं चारों को हमें समझना है। और आई होप आपको ये चीजें तैयार भी होंगी, और आपने हम जो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इन सभी एस्पेक्ट पे जो डिस्कशन किया गया है, आप उसको देख के भी इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, और उसमें सबसे पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स होते हैं 2 प्रकार के, एक बायोटिक होता है और एक अबायोटिक होता है। नाम से स्पष्ट है, जैव और अजैव। जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी बायोटिक रिसोर्स में आते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग है वो आपकी अबायोटिक में आते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सभी कहलाते हैं बायोटिक रिसोर्स। जैसे कि रिसोर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, जो चीजें बायोस्फीयर के माध्यम से ऑब्टेन होती हैं या बायोस्फीयर में एग्जिस्ट किया करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी क्या? बायोटिक रिसोर्स। और उसमें क्या होता है? लाइफ होती है। क्या होती है? लाइफ होती है। वहीं पे अबायोटिक रिसोर्स की अगर हम बात करेंगे, तो जो रिसोर्स जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? और उसमें जो है डू नॉट कंटेन लाइफ, उसमें लाइफ नहीं होता है। जैसे आपके मिनरल्स हो गए, मिट्टी हो गई, पहाड़ हो गए, रॉक्स हो गए, आपकी ये सभी अबायोटिक रिसोर्स में आते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे रिसोर्स 2 प्रकार के हैं, बायोटिक और अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करें, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, उसके आधार पे भी रिसोर्स 2 प्रकार के हैं, एक आपका रिन्यूएबल रिसोर्स और एक जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यू, नाम से स्पष्ट है, रिन्यू हो जाए, नॉन रिन्यू मतलब नहीं रिन्यू हो, यानी ऐसा रिसोर्स जो रिन्यू होता रहे। जैसे सोलर पावर, सोलर एनर्जी बार बार रिन्यू होती रहती है, कब तक चलेगी इसका कोई तो ये थोड़ा कि खत्म हो जाएगा। इसके बाद विंड एनर्जी, सेम वही चीज, ये आपका हाइड्रो पावर, ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। यानी कि द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड आर रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। यानी जो रिसोर्स फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होते रहे? रिप्रोड्यूस होते रहे, रिन्यू होते रहे, वो क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। वहीं पे नॉन रिन्यूएबल, इसका जस्ट कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्ट है क्या? जो कोल है, पेट्रोलियम है, बायोगैसेस हैं, ये सभी कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब ये रिन्यू, अगर एक बार पेट्रोल खत्म हो गया
तो फिर काम खत्म हो गया, फिर दोबारा ये रिप्रोड्यूस होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। यानी कि जो रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, जो रिन्यू नहीं हो सकते, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते इमीडिएटली शीघ्रता के साथ, अब उसको देखने के लिए कई हजारों पीढ़ियां बीत जाएंगी, कब तक रिन्यू कोई जान नहीं पाएगा। वंस दे आर एग्जॉस्टेड, जब एक बार वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो दे टेक्स मिलियंस ऑफ द ईयर, ये मिलियंस ऑफ ईयर लेंगे टू रीजनरेट, इसलिए इन सभी रिसोर्स को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, इन दोनों आधार पे दो दो रिसोर्स हैं, ओरिजिन में बायोटिक और बायोटिक, एग्जॉस्टेबिलिटी में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। बात करें तीसरा की, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पे रिसोर्स कितने प्रकार के, यानी ये थर्ड क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स है कि ऑनरशिप के आधार पे भी रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है। तो इसको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, और चारों पार्ट क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। अब इन चारों में क्या मामला है, जैसे कि अगर बात करें इंडिविजुअल रिसोर्स की, आप समझ पा रहे होंगे, लिंक टू लिंक आप कनेक्टेड रहेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते चले जाएंगे और आप सभी पॉइंट्स को समझ जाएंगे। अपनी बुक ओपन किए रहिए, बस इसको सुनते रहिए, सारे टॉपिक्स आपके क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं आज के इस एक सेशन में। इंडिविजुअल रिसोर्स की बात करें, नाम से स्पष्ट, इंडिविजुअल, पर्सनल, मतलब जिसको ओन कोई पर्सनल व्यक्ति करे, यानी कि द रिसोर्स विच आर ऑन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसको प्राइवेटली व्यक्ति ऑन करे, जैसे कि अपना घर है, गाड़ी है, कापी कलम किताब, आपका जो है जमीन, व्यक्तिगत प्लॉट, ये सारी चीजें आपकी इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। वहीं पे दूसरे रिसोर्स की बात करें, जो कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, यानी जो नाम से स्पष्ट, आप नाम को समझेंगे तो उसका काम समझ में आ जाएगा, जिसका ऑन कौन करे, कम्युनिटी करे, कोई एक व्यक्ति प्राइवेटली ऑन ना करे, यानी कि रिसोर्स विच ऑन्ड बाय कम्युनिटी और सोसाइटी, जिस रिसोर्स को ऑन करे कौन, कम्युनिटी और सोसाइटी। और ये ऐसे रिसोर्स क्या कहलाते हैं, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, जैसे कि पॉन्ड हो गया, गांव का तालाब हो गया, ये प्लेग्राउंड हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया, ये सारी चीजें कम्युनिटी ऑन रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। थर्ड काइंड्स ऑफ रिसोर्स की बात करें, क्या पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। थर्ड क्या है, नेशनल रिसोर्स, नाम से स्पष्ट है, जो एक स्टेट का जो रिसोर्स हो या एक देश का जो रिसोर्स होता है, वो सभी रिसोर्स किसके अंतर्गत आते हैं, नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। यानी कि टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, यानी एक राष्ट्र से संबंधित जितने भी रिसोर्स होते हैं, मतलब हम भी, हमारी जमीन, हमारा परिवार, हमारी जमीन, हमारा प्रॉपर्टी, हमारे जो है फील्ड, हमारे हर वो चीज एक प्रकार से नेशनल रिसोर्स भी है, क्योंकि हम एक राष्ट्र के हिस्सा हैं। तो राष्ट्र में जितनी भी सारी चीजें हैं वो नेशनल रिसोर्स कहलाती हैं, कि टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, सभी रिसोर्स जो एक नेशन से बिलोंग करते हैं वो सभी आपके नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। द रिसोर्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल रिसोर्स, जैसे कि पूरी जमीन हो गई, ये जंगल हो गए, झील झरने पहाड़ हो गए, ये जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं नेशनल रिसोर्स। और साथ ही साथ इंडियन मैप में आप देखते हैं तो इंडियन मैप में ये पूरा, ये कंप्लीट, ये सब कहलाता है आपका क्या, नेशनल रिसोर्स। और साथ ही साथ जो है, चूंकि इंडिया इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें पानी का भी एक हिस्सा नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। वो कितना, 22.2 किलोमीटर, यानी लगभग 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि ये आपकी जो है सरफेस एरिया है और ये वाटर है। तो वाटर बॉडी की बात करें तो इस वाटर बॉडी में भी अपनी जो है कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि लगभग 22.2 किलोमीटर तक का जो पानी है, वो पानी भी नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत ही आता है। तो ये आप नेशनल समझ पाए होंगे। और नेशनल रिसोर्स के बाद लास्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के अंतर्गत इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, जिसको कोई नेशन कंट्रोल ना करे, इंटरनेशनल बॉडीज उसको क्या करें, कंट्रोल करें, ऐसे सभी रिसोर्स कहलाते हैं इंटरनेशनल। यानी रिसोर्स वो सभी रिसोर्स ऐसे जो बीइंग ऑन्ड बाय एनी स्पेसिफिक नेशन, जो क्या हो, आर नॉट बीइंग ऑन्ड बाय एनी स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक नेशन के द्वारा ऑन्ड ना हो, वो सभी रिसोर्स कहलाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे कि इन सभी ऐसे इस टाइप के रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बने होते हैं, जो इस प्रकार के रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इस टाइप के रिसोर्स कहलाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। अब बात मन में प्रश्न आया कि किन किन रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्स बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ओशियनिक रिसोर्स जो महासागरीय जो संसाधन है, वो 200 नॉटिकल के माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो क्षेत्र है ओपन सी है, एंड नो इंडिविजुअल कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए इसको मैं आपको समझा देता हूं। ये आपका मान लीजिए इंडिया है,
इंडिया में जितनी चीजें हैं वो सभी नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ से पानी की बात करें, वाटर बॉडी की बात करें, तो लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो पानी है वो भी नेशनल रिसोर्स में आता है। अब इस 12 नॉटिकल माइल्स के बाद भी तो पानी है, तो लगभग 200 नॉटिकल माइल, यानी इस 12 के बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी है वो आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। किसमें आता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, जिसमें सभी देश, पूरे विश्व के सभी देश आपस में क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, इधर उधर अपने सारे काम करते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल तो आ गया नेशनल रिसोर्स में, 12 के बाद 200 नॉटिकल माइल आ गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और उसके बाद भी तो कुछ जगह बचेगी, कुछ जो है पानी बचेगा। तो अब वो चीज कहलाती है आपकी इंटरनेशनल रिसोर्स। क्या कहलाती है? इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाती है। और इस पे जो है इंटरनेशनल बॉडीज इसको रेगुलेट करती है, इसको जो है कंट्रोल करती है। तो आई होप आप जो है ऑनरशिप में चारों चीजें आपको तैयार हो गई होगी। इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसको कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कंट्रोल करे, कम्युनिटी जिसको सोसाइटी करे, नेशनल मतलब जो राष्ट्र के संसाधन होते हैं, इंटरनेशनल मतलब जो किसी के भी संसाधन नहीं होते हैं, इसको इंटरनेशनल बॉडी कंट्रोल करती है। तो हमने ऑनरशिप को भी, जो कि थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स था, उसको हमने देख लिया। अब हम लास्ट टाइप ऑफ रिसोर्स को देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे रिसोर्स क्या है उसको हम लोग जानते हैं। इसमें भी 4 प्रकार के रिसोर्स हैं। कौन कौन से? पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स। ये टोटल चीज जो हम रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इस रिसोर्स की तैयारी की अंतिम ताबूत में अंतिम कील है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। चाहे वो ओरिजिन से बन जाए, चाहे वो एग्जॉस्टिबिलिटी से बन जाए, चाहे ऑनरशिप से बन जाए, चाहे वो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट से बन जाए। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे भी अगर देखा जाए तो उसके 4 सब टाइप्स हैं। कौन कौन सा? पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स। तो पोटेंशियल क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। जो रिसोर्स होते हैं एक क्षेत्र में, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, एंड दे हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। और उन रिसोर्स के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि ह्यूमन नीड को क्या कर सके? वो सेटिस्फाई कर सके। क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। बट देयर यूटिलाइजेशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन अभी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, स्टार्टेड नहीं हुआ है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव थ्रो दो दे कुड बी डेवलप्ड एंड यूज्ड इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर में क्या होंगे? यूज होंगे। जैसे गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में देखा जाए, जैसे राजस्थान के क्षेत्र में देखा जाए तो आपका जो है सोलर एनर्जी, वहाँ पे इतनी गर्मी है, सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा रहती है, तो अगर चाहें तो वहाँ पे अगर हम सोलर सिस्टम अभी फिलहाल तो लग रहे हैं, लेकिन हम लगा दें तो इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है वो बहुत अच्छी सेटिस्फाई हो सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव होने के कारण अभी उसका फुल यूटिलाइजेशन शुरू नहीं हुआ। उधर गुजरात वाले क्षेत्र में विंड एनर्जी की बात करें तो थोड़ा बहुत लगा है, लेकिन अगर पूरी तरीके से लगभग यूटिलाइजेशन इसका मैक्सिमम रूप में होने लगता है तो ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। यानी इनके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन इनका टेक्नोलॉजी, इनको एक्सेस करने की जो टेक्नोलॉजी है एक्सपेंसिव होने की वजह से इनका अभी पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि हाँ इसका जो डेवलप करेंगे, यूज इसका फ्यूचर में हम करेंगे। यानी पोटेंशियल तो है लेकिन अभी इसका यूज पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे सभी रिसोर्स कहलाते हैं आपके पोटेंशियल रिसोर्स, जैसे कि गुजरात और राजस्थान में आपकी विंड और सोलर एनर्जी हो गई। दूसरा रिसोर्स की बात करें, डेवलप्ड रिसोर्स। नाम से स्पष्ट है, जो डेवलप हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? डेवलप हो चुके हैं। क्या? द रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज बीन डिटरमाइंड। ऐसे रिसोर्स जिनका सर्वे हो चुका है, क्वालिटी और क्वांटिटी भी क्या है? डिटरमाइन हो चुकी है। और किसके लिए? यूटिलाइजेशन के लिए। एंड दे आर करंटली यूज्ड बाय ह्यूमन, और ये करंटली यूज भी हो रहे हैं ह्यूमंस के द्वारा। तो ऐसे रिसोर्स कहलाते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, जो भी आयरन है, ये सभी मिनरल्स हैं, इनका जो है सर्वे भी हो चुका है, क्वालिटी क्वांटिटी की चेकिंग भी हो चुकी है, इनका यूटिलाइजेशन भी चल रहा है। तो ये सभी रिसोर्स जो है क्या किस श्रेणी में आते हैं? डेवलप्ड रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। और वहीं पे स्टॉक रिसोर्स की अगर बात करेंगे तो वो मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट के विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जिनके अंदर पोटेंशियल है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की, बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। लेकिन जो ह्यूमन नीड्स है उनके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से कि हम इसको एक्सेस कर पाए। सो ऐसे रिसोर्स क्या कहलाते हैं? स्टॉक रिसोर्स। भंडार मतलब भी हैं, इनका पोटेंशियल भी शानदार है कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन इसको इस रिसोर्स को एक्सेस करने की जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल नहीं है।
तो ऐसे रिसोर्स कहलाते हैं आपके स्टॉक रिसोर्स, जैसे एक्सट्रैक्टिंग करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर में से। पानी तो हमारे यहाँ मौजूद है, पानी जो बनता है किससे, H2 और O2 से, ये आपका पानी है। तो पानी में अगर हम इसको ऐसे समझें कि अगर वाटर है और इस वाटर में आपका दो चीजें, हमको दो एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है जिसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज ले सकते हैं। ऑक्सीजन आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम पानी में से पानी के मॉलिक्यूल्स में से हम हाइड्रोजन को अलग कर दें, ऑक्सीजन को अलग कर दें, तो इन दोनों चीज़ों का शानदार हम यूज कर सकते हैं। आपको एज अ, जैसे पेट्रोलियम एक प्रकार से ईंधन की तरह काम करता है, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी काम कर सकता है। और पानी खूब ढेर सारा है, लेकिन वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ऐसे रिसोर्स जो हैं जिनके अंदर पोटेंशियल भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी उतनी शानदार, मतलब टेक्नोलॉजी है ही नहीं अभी उस स्तर पे कि उसका हम एक्सेस कर पाएं, तो ऐसे रिसोर्स कहलाते हैं आपके स्टॉक रिसोर्स। तो आई होप आप जो ये समझ चुके होंगे। लास्ट बात करें स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वाले रिसोर्स की, तो उसका नाम है रिजर्व रिसोर्स। क्या है, रिजर्व रिसोर्स, नाम से स्पष्ट, रिजर्व। तो क्या मतलब है कि जो रिसोर्स जो है यूटिलाइज होते हैं द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी इस समय एग्जिस्ट कर रही है उसके थ्रू हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट जो है हमने इसका यूज अभी स्टार्ट नहीं किया है, इसको हमने रख दिया अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि इसको हमने जो है रिजर्व करके रख लिया है। तो ऐसे रिसोर्स कहलाते हैं आपके क्या, रिजर्व रिसोर्स। चाहे जैसे कि जो हाइड्रो पावर, क्या है, हाइड्रो पावर है, जो डैम वैम बनते हैं, उसका हम पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, लेकिन हमने बना लिया है, हमको पता भी है, लेकिन अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। हमने इसको रखा हुआ है फ्यूचर जनरेशन के लिए, यूज के लिए, फ्यूचर जनरेशन की यूज के लिए। तो ऐसे सभी रिसोर्स कहलाते हैं रिजर्व रिसोर्स, यानी कि हमारा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक बार और आपको जो है कंसोलिडेट करा देते हैं पूरे टॉपिक को। आपने क्या पढ़ा, रिसोर्स पढ़ा कि रिसोर्स किसे कहते हैं। तो हर वो चीज़ हमारी इन्वायरमेंट की जो हमारी नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे। बस वो क्या होनी चाहिए, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो वो चीज़ कहलाती है रिसोर्स। क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है, संसाधन हमारे लिए कहलाती है। संसाधन की बात करें तो जो ह्यूमन बीइंग्स है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इंस्टीट्यूशन को डेवलप करता है, नेचर से इंटरेक्ट करता है, अपनी इकोनॉमिक जो व्यवस्था को एक्सेलरेट करता है। तो यानी कि टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और नेचर आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ये हमने देखा। फिर हम आगे अगले टॉपिक में जिसका नाम था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो टोटल आपके 4 प्रकार से क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओरिजिन के आधार पे बायोटिक और अबायोटिक देखा। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल देखा, जो रिन्यू हो सके, जो रिन्यू ना हो सके। ऑनरशिप के आधार पे हमने 4 देखा, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इसके बाद हमने देखा ऑनरशिप के बाद स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट को भी 4 प्रकार से देखा, पोटेंशियल, डेवलप्ड और स्टॉक और रिजर्व, इन चारों को देखा। और इस तरीके से हमने रिसोर्स देखा, उसका जो डेफिनेशन देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला शुरू होता है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। बात करें अगर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की, तो रिसोर्स हम जानते हैं ह्यूमंस के लिए काफ़ी वाइटल है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या है, जरूरी चीज़ है। अगर रिसोर्स न रहे तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते। रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। तो हम जानते हैं कि उसने मेंटेन किया क्वालिटी ऑफ लाइफ को, और हम ये भी जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं भाई, ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करने का एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर रिसोर्सेज न रहे तो जो आज स्तर आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइफ का, सर्वाइवल ऑफ लाइफ का, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ देख रहे हैं, वो शायद वो चीज़ों को आप अचीव नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हम ये मानते हैं कि जो ये जो रिसोर्स है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। फ्री गिफ्ट ऑफ क्या है, नेचर है, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स जो है इसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना शुरू कर देता है। मतलब हमको लगता है कि रिसोर्स क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो उसको हम बिल्कुल जो है दोहन करना शुरू, एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर देते हैं। और जब हम ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं रिसोर्स के प्रति, तो कुछ मेजर प्रॉब्लम जो है इसके द्वारा, इनडिस्क्रिमिनेट यूज के द्वारा रिसोर्स के पैदा हो जाती है। यानी रिसोर्स का जब हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना शुरू करते हैं तो 3 मेजर प्रॉब्लम बन के आती है। पहली बात कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स जो है, जिसकी वजह से हम लगातार शुरू कर देते हैं, और ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स का हम लोग डिप्लेशन शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब इससे क्या, कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स का ही लाभ होता है, और उसका हम उसी लाभ के लिए हम, मतलब वो व्यक्ति, वो व्यवस्था ऐसी चीज़ों को डेवलप करता है कि उन्हीं का बस लाभ हो, और डिप्लेशन शुरू हो जाता है। हम जानते हैं पेड़ों कटाई है, माइनिंग है, तमाम फैक्ट्रीज, कल कारखाने। अब जब ऐसा होता है
फ्यू इंडिविजुअल की ग्रीड को सेटिस्फाई करने का प्रयास होता है, तब जो है रिसोर्स कुछ फ्यू हैंड में ही रह जाती हैं, जिसकी वजह सोसाइटी जो है हैव्स और हैव नॉट्स में बढ़ जाती है, रिच और पुअर में बढ़ जाती है। ये भी दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हमें देखने को मिल जाती हैं। अब ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है? जैसे कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमको देखने को मिल जाती हैं। यानी कि अंधाधुन उसका यूज जब हम करना शुरू करते हैं, फ्यू इंडिविजुअल्स की ग्रिड को, देखिए ग्रिड को कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, लालच कभी पूरी नहीं हो सकती, नीड पूरी हो सकती है लेकिन ग्रिड पूरी नहीं हो सकती। तो जब आप फ्यू इंडिविजुअल की ग्रिड के लिए काम करते हैं तो डिप्लेशन शुरू कर देते हैं, डिप्लेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी हैव और हैव नॉट्स में बढ़ जाती है, रिच एंड पुअर में बढ़ जाती है। तो सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, और भी प्रॉब्लम है। जब अंधाधुन डिप्लेशन इनडिस्क्रिमिनेटली यूज शुरू हो जाता है रिसोर्स का, तब जो है इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ जाता है, जो पर्यावरणीय जो पारिस्थितिकी व्यवस्था है वो भी बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपका जो है ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, ऐसी चीजें भी हमको देखने को मिल जाती है बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स। अब जब ऐसा हो गया तो हमें जरूरत पड़ गई कि भाई हमें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स देखना पड़ेगा। भाई इनडिस्क्रिमिनेट यूज को रोकने के लिए हमें रिसोर्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बीन एसेंशियल फॉर अ सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो अब समझ में हमको ये आ चुका है कि ग्लोबल पीस और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस और सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा रिसोर्स का समान रूप से वितरण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इस प्लैनेट का जो फ्यूचर है वो खतरे में आ सकता है, जिसकी वजह से द रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टर्म आपको यूज करना पड़ेगा जब भी ये क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको हम लोग आगे जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। यानी हमारे जीवन, ह्यूमन लाइफ की सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले जो प्रोफार्मा है उसके थ्रू हमको चलना पड़ेगा। यानी कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे मन में आ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, तो जिसको हम सतत विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतत विकास जिसको बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अब ये क्या होता है? जब हम इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए डेवलपमेंट करते हैं, जब हम इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए डेवलपमेंट करते हैं और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट उससे जो है कंप्रोमाइज ना हो, उसकी जो है नीड कंप्रोमाइज ना हो, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस टू डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। यानी विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट जो डेवलपमेंट होता है उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है प्रेजेंट में, उससे कहीं से भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हमारी फ्यूचर की जनरेशन कहीं से भी वो कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको जो वर्तमान में मिल रहा है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा ही मिल रहा है, क्योंकि पूर्वजों ने जो कंजर्व करके रखा था वही हमको मिल रहा है। और हम अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उस तरीके से उस रिसोर्स का एक्सेस करने के लिए अनेबल हो जाएंगी, उनकी नीड कंप्रोमाइज हो जाएगी, जिससे कि तमाम समस्याएं बनेगी। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें कि हम डेवलपमेंट इस तरीके से करें विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, और जो डेवलपमेंट हो प्रेजेंट में उससे किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज न हो द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, हमारी फ्यूचर जनरेशन का कंप्रोमाइज न हो। तो अब इसके लिए क्या कदम उठाए गए? इसके लिए आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम जानते हैं जून 1992 में आपका ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में एक फर्स्ट अर्थ समिट होता है ब्राजील में 1992 में रियो डी जेनेरियो में। और यहाँ पे समिट में जो कन्वेंट होता है उसमें लगभग विश्व के 100 से अधिक जो हेड्स हैं, जो लीडर्स हैं, लगभग 178 लीडर्स ऑफ द टोटल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये वहाँ पर कन्वेंट में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करें। और इस बात पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, जोर दिया जाता है, और कुछ बातें निकल के आती हैं। क्या आती हैं कि अब हमें एड्रेस करने की जरूरत है जो अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 जून से 14 जून तक
1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में लगभग विश्व के 100 से अधिक देश बैठते हैं। ठीक है, क्या निकल के आता है? रियो जो कन्वेंशन था इंडोर्स करता है द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को, यानी कि उसको स्वीकार करता है किसको? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को, और अडॉप्ट करता है एजेंडा 21 को। किसको अडॉप्ट करता है? एजेंडा 21 को। अब ये एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 इन 21st सेंचुरी के लिए हर देश और इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी अपने एजेंडा 21 बनाएंगे कि जिससे कि हमारी 21st सेंचुरी क्या रहे? सिक्योर रहे, और आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए रिसोर्स से मतलब किसी प्रकार से उनकी जो रिसोर्स का जो एक्सेस है वो कंप्रोमाइज ना हो। यानी कि जो रियो कन्वेंशन था वो इंडोर्स करता है ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को और एडॉप्ट करता है एजेंडा 21 को। एजेंडा 21 को एडॉप्ट करता है वो भी किसके लिए? फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, कि 21st सेंचुरी में किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर सके? अचीव कर सके। तो आई होप समझ पा रहे होंगे कि जब बैठक होती है 1992 में रियो डी जेनेरियो में, तो वहां पे कुछ बातें निकल के आती हैं। बातें क्या है? कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को इंडोर्स किया जाता है, एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया जाता है कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो सके। मन में प्रश्न आ रहा है कि एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 आपका वही है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1992 में एक जो है डिक्लेरेशन साइन होता है, घोषणा पत्र साइन होता है, एक डिक्लेरेशन है। एजेंडा 21 क्या है? एक डिक्लेरेशन है जो कि 1992 में इन सभी लीडर्स के द्वारा साइन होता है, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में शुरू होता है। इसका जो एम होता है ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाना था। क्या था? ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाना था। और इट इज एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, कम्बैट करना इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीजेज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ, विश्व में सभी लोग एक साथ मिल के कॉमन इंटरेस्ट के साथ, म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम जो है इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीजेज इन सब से क्या कर सकें? कम्बैट कर सकें, लड़ सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पा सकें। इसके लिए आपके 1992 में एक डिक्लेरेशन जो है मोर देन हंड्रेड्स ऑफ द हेड्स ऑफ द टोटल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ये बैठते हैं साथ में और इस बात पे जो है एग्री करते हैं और ये घोषणा पत्र होता है। साथ ही साथ एक मेजर ऑब्जेक्टिव इस एजेंडा 21 में ये भी था कि हर देश लोकल गवर्नमेंट शुड आल्सो ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21, वो खुद अपने देश के लिए एजेंडा 21 भी बनाए। एक तो हो गया कंप्लीट ग्लोबल लेवल पे, और उसके बाद हर इंडिविजुअल कंट्री भी अपने देश के लिए एजेंडा 21 बनाए, जिससे वो अपने देश में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीज़ों को, आपकी जो है इन्वायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी को, डिजीज को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, मेंटेन कर सके। तो आई होप आप उसको समझ पाए होंगे और एजेंडा 21 जैसी चीज़ों को भी देख लिए होंगे। एक दो चीज़ें और भी उसमें थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जैसे कि ब्रटलैंड कमीशन है, इसी कमीशन में आपका जो सबसे पहले 1987 में इस शब्द को यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीज़ों को हाईलाइट किया गया था। ब्रटलैंड सुमेचर की बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में भी ये चर्चा थी, ये चीज़ें बात कही जा रही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे प्रोटेक्शन उस पर जो है डिस्कस हो रहा है। और आपकी जो ब्रटलैंड कमीशन है उसमें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीज़ों की बात की जा रही थी 1987 में, और 1992 में तो भाई आपके रियो डी जेनेरियो में हाईलाइट ही हो गया। तो ये चीज़ें थी। और बाकी रिसोर्स प्लानिंग की बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग प्रश्न है कि संसाधनों का कैसे हम योजनाबद्ध तरीके से यूज करें, कैसे उसकी प्लानिंग बनाएं। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है? तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर हम इंडिया को देखें, विश्व तो ठीक है, विश्व में भी आपका रिसोर्स प्लानिंग है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए रिसोर्स प्लानिंग, तो रिसोर्स प्लानिंग की बात करें, जैसे इंडिया का नक्शा आप देखते हैं तो इंडिया के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप के रिसोर्स आपके मिलते हैं। और वो जो रिसोर्स है, कहीं देखिए जैसे राजस्थान है तो वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी खूब मिल सकती है, लेकिन वहाँ पे वाटर बॉडीज़ क्या हैं? एब्सेंस है, वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है। वहीं पे जो अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे वाटर बॉडीज ज़बरदस्त है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वहीं पे आपका देखा जाए इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों को देखा जाए तो यहाँ पे जो मिनरल्स शानदार हैं,
लेकिन जो है आप देख पा रहे होंगे कि रिसोर्स अगर जो है कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ है, मतलब इस तरीके से रिसोर्स का अनइवन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पूरे ऑल ओवर द इंडिया देखने को मिलता है। तो अब ये रिसोर्स मान लीजिए जो जहाँ पर हो रहा है अगर वहीं रह जाएगा तो बाकी लोगों की नीड क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। तो सबकी नीड सेटिस्फाई हो जाए इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। किसकी जरूरत है, रिसोर्स प्लानिंग जरूरत है। जैसे ड्यू टू अनइवन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की वजह से हमें नीड है रिसोर्स प्लानिंग की। किसकी जरूरत है, रिसोर्स प्लानिंग की हमें क्या है, जरूरत है। अब इसके लिए आपका जो है रिसोर्स प्लानिंग जो है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ओरिजिनल लेवल पे और लोकल लेवल पे क्या होनी चाहिए, बननी चाहिए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया की बात करें तो इसको 3 स्टेप में किया गया। कितने स्टेप में किया गया, 3 स्टेप में किया गया रिसोर्स प्लानिंग। और वो तीनों स्टेप क्या है उसको हम लोग जानते हैं। भारत में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, तो पहला स्टेप ये है कि आइडेंटिफिकेशन होता है। किसका, रिसोर्स का। हम रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि और सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और जानते हैं कि रिसोर्स कितना है, किस क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी में है, इन सब चीज़ों का सर्वे करते हैं। यानी रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात करें तो हम क्या करते हैं कि सर्वेइंग करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले स्टेप। यानी भारत में जो रिसोर्स प्लानिंग है वो 3 स्टेप में होती है। हम आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्स को, दूसरा काम क्या करते हैं, फिर इसके बाद इवॉल्विंग और प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म को, एक प्लानिंग को इवॉल्व करते हैं विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। यानी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ अब उसको कैसे हम एक्सेस करेंगे इसके लिए इवॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम, एक जो है प्लानिंग को। स्किल एंड इंस्टीट्यूशन, इसके लिए स्किल क्या लगेगी, इंस्टीट्यूशन क्या सेटअप होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग मेंटेन करते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, स्किल ग्रुप बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन को डेवलप करते हैं कि अब इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जिस रिसोर्स को हमने सर्वे किया है उसको एक्सटेंड करने के लिए ये टेक्नोलॉजी लगेगी, ये स्किल ग्रुप लगेगा, ये जो है आपको क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन लगेगा। तो इस तरीके से इवॉल्व करते हैं पूरी प्लानिंग को कि कैसे अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और इसके बाद जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो तीसरे पॉइंट में इस रिसोर्स को मैच करते हैं, इस डेवलपमेंट प्लान को हम मैच करते हैं किसके साथ, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। कि अब रिसोर्स एक्सट्रैक्ट हो गया, अब इसको पूरे राष्ट्रीय लेवल पे कैसे हम इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट प्लान को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ कैसे अटैच करेंगे। तो आई होप समझ पा रहे होंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में सभी एस्पेक्ट को। अगला जो टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, देखिए रिसोर्स का सिर्फ अवेलेबल होना भी देश का ग्रोथ नहीं करा सकता। रिसोर्स का सिर्फ अवेलेबल होना, सिर्फ अवेलेबल होने से आपका देश में डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया शानदार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। हम जानते हैं कि किसी रीजन में रिसोर्स का होना, रिसोर्स का होना एक नेसेसरी कंडीशन है। भाई रिसोर्स ही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट हम किसका करेंगे। बट जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्स की वो कहीं ना कहीं अब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। यानी कि देखिए पहली बात तो एक कंडीशन जो सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपका रिसोर्स तो होना ही चाहिए, बट उस रिसोर्स को हम अगर विदाउट द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है उस रिसोर्स को एक्सेस करने की, तो वो डेवलपमेंट हिंडर हो सकता है। क्या हो सकता है, हिंडर हो सकता है। वो डेवलपमेंट का लाभ हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व में ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, भारत के भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, विश्व में भी ऐसे देश हैं जो रिसोर्स के मामले में रिच हैं, रिसोर्स के मामले में क्या है, रिच हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली क्या है, बैकवर्ड रीजन, क्योंकि उन रिसोर्स को एक्सेस करने की एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उनके पास है ही नहीं। इसलिए इकोनॉमिकली रिसोर्स मैक्सिमम होने के बाद भी उनके जो डेवलपमेंट की बात करें वो डेवलपमेंट उतना शानदार नहीं है। वहीं पे कुछ ऐसे देश हैं जो पुअर कंट्रीज हैं, क्या है, पुअर रिसोर्स के मामले में उनके रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनकी वो इकोनॉमिकली क्या है, डेवलप्ड है। यानी कुछ ऐसे देश जिनके पास रिसोर्स बहुत है लेकिन इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्स बहुत कम है फिर भी इकोनॉमिकली क्या है, वो डेवलप्ड है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ एप्रोप्रिएट करस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो रिसोर्स होने से कोई मतलब नहीं है। रिसोर्स तो होना ही चाहिए, लेकिन रिसोर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एक्सेस भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग की कहानी हम पढ़े हैं कि भारत में जो कोलोनाइजेशन पीरियड चला उसमें ब्रिटिशर्स की जो सुपीरियरिटी है वो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की वजह से ही संभव हो पाई। यानी कि
जो ब्रिटिशर्स के पास जो टेक्नोलॉजी थी और इस टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया, उसकी वजह से उनका जो है एक प्रकार जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट होने की वजह से उन्होंने पूरे विश्व को, इंडिया को ही नहीं पूरे विश्व में मैक्सिमम ऑफ द टोटल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, उनको कोलोनाइज किया, कंट्रोल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, तमाम ऐसी चीज़ों को उन्होंने किया हुआ है। तो ये आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स हो गया। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बातें हम लोग करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स अगला टॉपिक हमारा है। अब हम समझ चुके हैं कि रिसोर्स जो क्या है, डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है, बट जो उसका इरेशनल कंजप्शन है और जो उसका ओवर यूटिलाइजेशन है रिसोर्स का, वो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को क्या कर सकता है? पैदा कर सकता है। हम जानते हैं कि रिसोर्स बहुत जरूरी चीज़ है और रिसोर्स जरूरी है तो फ्री गिफ्ट भी है, हमको ये भी पता है, लेकिन ऐसा अगर हम इसको सोच के इसका इरेशनल कंजप्शन करना शुरू कर देते हैं, दोहन करना शुरू कर देते हैं, इसका जो ओवर यूटिलाइजेशन शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को हम सभी को फेस करना पड़ सकता है। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की थीम है। इसमें क्या होता है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन अलग अलग लेवल पे होना बहुत जरूरी है और इसको लेके विश्व के सभी बड़े बड़े थिंकर्स अपनी अपनी जो है बातें रखते हैं, अपनी चर्चा परिचर्चा इस पे करते हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा था रिसोर्स कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के लिए कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, यानी प्रकृति में, धरती पर हर व्यक्ति की नीड के लिए इनफ है, एवरीथिंग इज इनफ, पर्याप्त है, बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। कह रहे हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। यहाँ पे मतलब प्रकृति में हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए पर्याप्त चीज है, लेकिन ये सिर्फ आवश्यक नीड के लिए, ग्रीड के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ग्रीडी मैन जो होता है, सेल्फिश जो मैन होता है, जो ग्रीडी पर्सन होता है, वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता है, उसकी नीड कभी सेटिस्फाई नहीं होती है। यानी नीड के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन ग्रीड के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। सबकी नीड के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक व्यक्ति की ग्रीड के लिए भी कुछ पर्याप्त नहीं। तो ये गांधी जी ने स्टेट किया था। उन्होंने कहा था कि ग्रीडी और जो सेल्फिश इंडिविजुअल हैं उनका और जो एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वही रूट कॉज है किसका? रिसोर्स डिप्लेशन का, वो भी ग्लोबल लेवल पे। यानी जिस तरीके से एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ऐसी हो रही है कि रातों रात जंगल था काट के खत्म कर दिया जा रहा है, तो वो जो एक्सप्लोटेटिव नेचर है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो सेल्फिश और ग्रेडी इंडिविजुअल्स हैं, यही मेन कारण है इस समस्या का। किस समस्या का? किसका? रिसोर्स डिप्लेशन का ग्लोबल लेवल पे। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि वो अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के। किसके? मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे और वो चाहते थे प्रोडक्शन बाई क्या हो? मास हो। यानी लोगों की जरूरतें हैं तो लोगों अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोड्यूस करें, ये नहीं कि मास प्रोडक्शन हो जाए, एक कंपनी लग जाए और भले ही 100 लोगों की नीड है, वो लाखों लोगों की नीड के हिसाब से प्रोडक्शन करना शुरू कर दे, तो लोग ओवर यूटिलाइजेशन करना, ओवर जो है इरेशनल कंजप्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ये बोले गांधी जी कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, मास प्रोडक्शन को हम लोग रिप्लेस करके प्रोडक्शन बाई मास कर दें। क्या कर दें? प्रोडक्शन बाई मास कर दें। ये गांधी जी ने कहा था कि भाई लोगों की नीड है तो लोग खुद ही प्रोडक्शन करें अपनी नीड के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आपका ओवर कंजप्शन से, आपका इरेशनल कंजप्शन से, ओवर यूटिलाइजेशन से बच सकते हैं। यानी कि मास प्रोडक्शन के वो अगेंस्ट थे और प्रोडक्शन बाई मास की वो बातें किया करते थे। अब हमने एक पार्ट जो है रिसोर्स के बारे में सारे पॉइंट समझ लिए, देख लिए, जान लिए, रिसोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम एक रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लैंड रिसोर्स। क्या होगा? लैंड रिसोर्स, यानी लैंड के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें अभी जल्द ही हाल ही में इस पे सारे डिस्कशन एक एक टॉपिक पर हुआ है कि क्या लैंड रिसोर्स है, क्या सॉइल रिसोर्स है। लगभग हम टॉपिक के लास्ट एस्पेक्ट में पहुंचने वाले हैं। लैंड रिसोर्स की बात करें कि हम लोग जमीन पर रहते हैं, अपनी सभी एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो, कोई भी एक्टिविटीज़ हो, लैंड पर ही हम लोग परफॉर्म करते हैं। और हम जानते हैं अलग अलग तरीक़ों से हम लैंड का यूज करते हैं। इसलिए लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो हम जानते हैं कि जो लैंड रिसोर्स है वो नेचुरल वेजिटेशन में सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ के लिए सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, हर चीज़ में हम लैंड का ही यूज करते हैं। तो ये इसका यूज हो गया, लेकिन ये भी चीज हमको पता है, लिमिटेशन भी पता है कि लैंड इज क्या है? आपका एक मैग्नीट्यूड है, इसका एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। ये अथाह नहीं है, ये एक सीमित संसाधन है।
यानी कि लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड ऑफ वेरियस पर्पज विद द केयरफुल प्लानिंग। इसलिए जब लैंड फिक्स है, जमीन फिक्स है, तो उसका जो यूज है हमें केयरफुल प्लानिंग के साथ करना चाहिए, ना कि क्योंकि लैंड कभी बढ़ेगी नहीं, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ेगी, इसलिए उसका जो कंजप्शन है, उसका जो यूज़ है, बड़ी ही सावधानी के साथ हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चार्ट आपको एनसीईआरटी में दिख रहा होगा, जो लैंड पैटर्न है भारत की बात करें तो लगभग आपके प्लेन्स एरिया में की बात करें तो लगभग 43% आपके क्या है, प्लेन्स एरिया है। मतलब ऐसे लैंड जो प्लेन्स एरिया के रूप में देखने को मिलते हैं वो 43% है। वहीं पे जो अगला डेटा है आपका 43% आपका हो गया लैंड वाला, आपका 27% आपका क्या हो गया, प्लेट्यू हो गया, 27% आपका क्या हो गया, प्लेट्यू हो गया, और 30% आपका क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 30% आपका माउंटेन्स है, 30% आपका माउंटेन्स। यानी कुछ इस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका इंडिया में देखने को मिलता है कि 43% प्लेन्स एरिया है, 30% आपके ऐसे एरियाज हैं, ऐसे लैंड हैं जिन पे माउंटेन्स कवर बनाए हुए हैं, 27% एरिया हैं जो प्लेट्यू के फॉर्म में लैंड को कवर करते हैं। यानी कि लैंड का जो कंप्लीट यूज पैटर्न इन इंडिया है वो कुछ इस तरीके से है। वहीं पे लैंड यूटिलाइजेशन अगर अगले टॉपिक की बात करें तो उसमें हम देखेंगे किस किस फॉर्म में हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो पहली बात, लैंड फॉरेस्ट के रूप में यूटिलाइज हो रही है। लैंड कुछ ऐसी भी लैंड है जिनको हम कल्टीवेट है तो, लेकिन उसका जो है नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। जैसे कि बैरन लैंड हो गई, आपका वेस्ट लैंड हो गई जो बंजर भूमि है, और ऐसे भी लैंड है जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज में आती हैं, जैसे कि जिन पे बिल्डिंग बन गई है, रोड्स बन गए हैं, फैक्ट्रीज बन गए हैं। तो कुछ ऐसे भी लैंड हैं जिनका हम लोग अवेलेबल तो हैं लेकिन वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। और भी अदर जो अनकल्टिवेटेड लैंड की बात करें तो कुछ ऐसे हैं जो परमानेंट पैस्चर बन गए, ग्रेजिंग लैंड बन गए हैं, चारागाह बन गए हैं। लैंड जो है मिसलेनियस जो ट्री उस पर उग गए हैं, विभिन्न प्रकार के ट्री जो कि क्रॉप्स नहीं हैं लेकिन फिर भी वो उग गए हैं, जिससे हम उन जमीनों पे खेती नहीं कर सकते हैं। आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब जिस पे खेती हो सकती है लेकिन वो वेस्ट लैंड की तरह है। क्यों? क्योंकि लगभग 5 साल से अधिक हो गया उस पर खेती हुए, तो ऐसी भी जमीन है। दूसरी चीज़ की फैलो लैंड, क्या जिसको परती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परती बोलते हैं। तो फैलो लैंड में भी 2 तरीके हैं, 2 पार्ट्स हैं, 2 कैटेगरी है। पहला है करंट फैलो और दूसरा क्या है, अदर देन करंट फैलो। फैलो क्या होता है, जिसपे हम 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर, जिसपे 1 या 1 से कम एग्रीकल्चर ईयर से कम में खेती, मतलब लगभग 1 साल से कम समय हुआ उस पर खेती हुए। 1 या 1 से कम साल वाले ऐसी ज़मीन जिसपे 1 या 1 से कम साल से खेती नहीं हो रही है, वो ज़मीन कहलाती है करंट फैलो। और जिसपे 1 से लेके 5 साल के बीच में, यानी 1 से लेके 5 साल हो गया ऐसी ज़मीन जिसपे 1 से लेके 5 साल हो गया लगभग और उस पर खेती नहीं हो रही है, तो ऐसी ज़मीन कहलाती है अदर देन करंट फैलो। क्या कहलाती है, अदर देन करंट फैलो। तो आपका फैलो और फैलो में क्या, करंट फैलो और अदर देन, जिसपे 1 साल से कम समय हुआ, मतलब 1 साल हो रहा है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने से खेती उस पर नहीं हो रही है, तो वो जमीन कहलाती है करंट फैलो। और जिसपे लगभग 1 से लेकर 5, 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 4.5 साल हो गया, तो इतने समय से अगर उस पर खेती नहीं हो रही है तो वो जो खेती है वो आपकी अदर देन करंट फैलो के श्रेणी में आती है। वहीं पर नेट सोन एरिया की हम बात करें तो नेट जिसपे खेती हर साल होती है, बस वही नेट सोन एरिया है, कोई फसल उगाई जा रही है हर साल, तो वो आपका नेट सोन एरिया कहलाता है। तो ऐसा फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड जो क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड, मतलब फसल बोई जाती है, काटी जाती है, तो वो सभी क्षेत्र क्या कहलाते हैं, नेट सोन एरिया। और इसी में एक टॉपिक आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या कहलाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। जैसे अगर हम ग्रास क्रॉप्ड एरिया की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई 10 बीघा ज़मीन है, इस 10 बीघा ज़मीन में हम कोई खेती कर रहे हैं तो हमारा नेट सोन एरिया कितना हो गया, 10 बीघे का। वहीं पे इस पे हम लोग 2-2, 3-3 फसल मान लीजिए उगा दिए हमने, जो है रबी क्रॉप भी इस पे उगा दिया और खरीफ क्रॉप भी उगा दिया और जायद क्रॉप भी हमने उगा दिया। तो रबी, खरीफ और जायद तीनों की फसल हमने उसी 10 बीघे ज़मीन पे क्या कर दिया, उगा दिया। तो अब इसका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या कहलाएगा, 30 बीघा, क्योंकि 10 बीघा हमने गेहूँ बोआ, 10 बीघा हमने धान बोआ, 10 बीघा हमने ज्वार बाजरा जो भी बो दिया। तो यानी अब इसी ज़मीन का भले 10 बीघा ज़मीन है लेकिन इस पर 3 फसल का हमने प्रोडक्शन किया, तो इस ज़मीन का जो ग्रास क्रॉप्ड एरिया है वो आपका 30 बीघा आएगा टोटल सिस्टम। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया की बात करें, अगला जो टॉपिक है वो आपका द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन इट्स। लैंड इज यूज पैटर्न इन इंडिया की बात करें
विश्व की बात कर दें तो लैंड यूज का पैटर्न जो है दो फैक्टर से अफेक्टेड होता है, दो फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर कौन सा है? आपका फिजिकल फैक्टर, दूसरा आपका ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर मतलब उस जगह की टोपोग्राफी, उसका क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल टाइप, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे लैंड का यूज किस तरीके से, लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा। वहीं पे ह्यूमन फैक्टर की बात करें, वहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ही नहीं है तो खेती होगी नहीं, खेती होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी हो गया, और साथ ही साथ आपका कल्चर, ट्रेडिशन, इन सभी फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है लैंड यूज पैटर्न इंडिया की बात करें तो ये पूरी लैंड आप देख पा रहे होंगे। इस पूरे लैंड में 100% अगर लैंड की बात किया जाए तो लगभग इसका जो डेटा, अवेलेबल डेटा है, जिस पे हम लोग पूरी बातें करते हैं, हमारे पूरी ज्योग्राफी के सभी टॉपिक्स जो है दिखते हैं, वो सिर्फ डेटा हो 93%, यानी 93% का डेटा अवेलेबल है। इस 100% जमीन की बात करें, 7% का डेटा अवेलेबल नहीं। यानी कि जो टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो लगभग 32,08,000 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है भारत का, यानी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का जो है क्या है, टोटल जोग्राफिकल एरिया है। और इसमें पूरे टोटल एरिया में से सिर्फ और सिर्फ 93% का ही डेटा अवेलेबल है, जो है 7% का डेटा अवेलेबल नहीं। तो मन में प्रश्न आपके ये भी आ सकता है कि 7% वो कौन सा एरिया है? वो 7% जैसे पीओके हो गया, जो अक्साई चीन वाला एरिया हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा क्षेत्र हो गया, तो जो क्षेत्र डिस्प्यूटेड है, ऐसे क्षेत्र जो डिस्प्यूटेड हैं, उनका डेटा अभी प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है। डेटा है लेकिन प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है। तो उन 7% को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डेटा कितने परसेंट का है? 93% का डेटा अवेलेबल है। और लैंड यूज पैटर्न कुछ इसी तरीके से आपको पढ़ना भी है, समझना भी है। इसमें हमने बताया था आपको कि 3 पॉइंट्स आपको ये बेसिकली ध्यान रखने हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको जो है समझने हैं। जैसे कि आपका ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, जो आपका ये जनरल यूज लैंड यूज कैटेगरी की बात करें 1960 से 61 और 2019 से 20, इन दोनों को कंपैरिजन को दिखा रहा है। जो लैंड यूज पैटर्न की बात करें तो 18.11% ये आपका क्या है? फॉरेस्ट। कब थे? 1960 से 61 में। वहीं पे आप 19-20 का डेटा देखते हैं तो लगभग ये 23.41%। कितना हो गया? 23.41%। यानी फॉरेस्ट में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। अच्छी बात है। लेकिन जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की, उसके थ्रू किसी देश में कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। कितने परसेंट होने चाहिए? 33% ऑफ द टोटल लैंड फॉरेस्ट वहाँ पे होने ही चाहिए। तब जाके जो है माना जाता है कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस पे वो काम देश कर सकता है। साथ ही साथ बैरन और जो अनकल्टिवेटेड लैंड पहले कितनी थी? 12%। अब कितना हो गई? 5.40, यानी कि इसका डिक्रीमेंट हो रहा है। अच्छी बात है कि बैरन लैंड मतलब जो अनकल्टिवेटेड लैंड थे उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें ये आपका जो है फॉरेस्ट अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज जिसपे आपका जो है कोई एग्रीकल्चर, जैसे रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कें हो गई, ये सारी चीज़ें हैं, उनका यूज पहले 4.95 यानी लगभग 5% के आसपास था। अभी उसका यूज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी जो क्या बोल सकते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए अब जो पहले 5% होता था, अब लगभग 9 से 10% आपका हो चुका है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो रोड बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, तमाम चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीनें पहले कल्चरेबल थी वो अब उस पर जो है डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो लैंड की संख्या, लैंड में जो है कमी आते हुए देखने को मिल जाती है। यानी कि वो लगातार बढ़ रहा है। उसका यूज क्या हो रहा है? पहले 4% था, अब 9% के आसपास आपका पहुंच चुका है। तो इस तरीके से आप डेटा को देख सकते हैं और इस डेटा को आप समझ सकते हैं। बात करें अगर लैंड यूज पैटर्न की, नेट जोन एरिया की, तो अलग अलग स्टेट में वेरी करता है वहाँ के सिस्टम के हिसाब से। जैसे कि अगर बात करें पंजाब और हरियाणा की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 80% ऑफ द टोटल एरिया जो है वो आपके नेट जोन एरिया है। 80% यूज पे परसेंट जो है ज़मीन पे खेती होती है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, वहाँ सिर्फ 10% क्षेत्र पर ही आपका नेट जोन एरिया देखने को मिल जाता है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है? ये हमको पता चल गया है कि 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया पे क्या होनी चाहिए? फॉरेस्ट एरिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फॉरेस्ट एरिया होनी चाहिए, जिससे कि आपका इकोलॉजिकल बैलेंस हो पाए। और साथ ही साथ हमको ये पता है इसका कारण क्या है कि हमें ज़रूरी है कि द इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करें? मेंटेन करें। और साथ ही साथ कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो आदिवासी जनजातियां हैं, लाइवलीहुड उनका जो होता है वो इसी पे डिपेंड होता है, जंगल पर ही डिपेंड होता है। तो मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड और मिलियंस ऑफ पीपल जो होते हैं वो कहीं न कहीं इन्हीं फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होते हैं। इसलिए हर देश में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू लगभग 33% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया आपका होना चाहिए। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने इसको क्लियर किया हुआ है। अगले टॉपिक जिसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। लैंड को डिग्रेडेशन
लैंड का डिग्रेडेशन कैसे होता है और उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो ये हम जानते हैं कि हमारे पास्ट ने, हमारी जो पास्ट जनरेशन है उसने हमसे लैंड शेयर किया है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए उस लैंड को उसी तरीके से कंजर्व करके उनको हम लोग जो है हैंड ओवर करें। तो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स हमारी जो है इन्हीं लैंड के थ्रू ही हमको मिलती है, को ये भी पता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके पीछे तमाम फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया, माइनिंग हो गई, क्वायरिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब सीधे हमको दोनों को क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है कि लैंड डिग्रेडेशन किन किन फैक्टर्स की वजह से होता है और उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन होता है डिग्रेडेशन, ओवर ग्रेजिंग से लैंड डिग्रेडेशन, माइनिंग, ओवर इरिगेशन, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सभी चीज़ों की वजह से लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। सॉल्यूशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन का सॉल्यूशन क्या है, कंजर्व करने के लिए अफॉरेस्टेशन करें, पेड़ पौधों को लगाएं, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करें, जो ये ओवर ग्रेजिंग को रोकने के लिए उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें। हम जो है मिट्टी को और भी फर्टाइल रखने के लिए शेल्टर बेल्ट प्लांट को लगाएं। शेल्टर बेल्ट प्लांट आपको पता है कि जैसे खेती है उसके चारों तरफ हमने बड़े बड़े क्या लगा दिए, पेड़ पौधे लगा दिए, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होने से बच जाए। रेगुलेट कर लें माइनिंग को, और इसके बाद जो ओवर इरिगेशन है, ओवर इरिगेशन से प्रोटेक्शन करने के लिए ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर जैसी तमाम सिंचाई की पद्धतियों का यूज़ करें। यानी कि ये सभी फैक्टर्स हैं लैंड डिग्रेडेशन के, और ये सभी फैक्टर्स हैं उनसे जो है लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए, यानी प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। ये हो गया आपका। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल जो टॉपिक लास्ट है इस चैप्टर का, अब हम लोग लगभग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं, और इस टॉपिक का नाम है सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल यानी मिट्टी। लैंड और मिट्टी में अंतर इतना है, हर पार्ट क्या है, लैंड है, लेकिन लैंड का जो अपर मोस्ट फर्टाइल जो लेयर होती है वो आपका सॉइल कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉइल कहलाता है। यानी कि जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होता है लैंड का, वही कहलाता है सॉइल। सॉइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जिसमें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सभी प्रकार के मटेरियल आपके एग्जिस्ट करते हैं। ये जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तमाम प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। हमारे सॉइल जो है एक प्रकार से लिविंग सिस्टम के लिए सबसे एक बेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें इसी पे ही डिपेंड होती है। तो सॉइल एक अच्छा रिसोर्स है, इसमें 4 लेयर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और सॉइल के बारे में हम जानते हैं कि लगभग सॉइल जो है ऐसी चीज़ है कि कुछ सेंटीमीटर बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। सॉइल क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल फॉर्म फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ गहराई सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, इसलिए सॉइल को डिग्रेड होने से हमें कंजर्व करना चाहिए। सॉइल डिग्रेडेशन जैसी चीज़ों से हमें बचाव करना चाहिए। तो सॉइल क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जिसपे हमारी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है एक प्रकार से। अब बात करें तो रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ जो होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं सॉइल को बनने के लिए। सॉइल इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से बनते हैं। बात करें तो आपका जो है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, उन सभी के हिसाब से सॉइल को इंडिया में 6 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, 6 प्रकार से बांटा गया है। पहला जो अगर टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें, एलुवियल सॉइल, दूसरा ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। आपको लग रहा होगा थोड़ा फास्ट चल रहा है, लेकिन हाँ टॉपिक जो है अगर आपने पढ़ा है, देखा है, तो एक आपका शार्ट रिवीजन भी हो गया और टू द पॉइंट डिस्कशन भी हो गया। तो सॉइल हमने देख लिया, टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर क्या कहलाती है, सॉइल कहलाती है। फॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों की वजह से फॉर्मेशन उसका होता है, और इन सभी क्वालिटी के आधार पे 6 प्रकार से सॉइल को क्या किया है, बांटा गया है। 6 प्रकार के सॉइल है। अब इन 6 प्रकार को हम लोग देख लेते हैं इंडिया में। तो ये आप देखेंगे मैप, और मैप में ये 6 प्रकार के सॉइल आप यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कौन से सॉइल कहाँ पाई जाती है। जैसे एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अगर बात करें एलुवियल सॉइल की, तो ये एक प्रकार से मोस्ट वाइडली एंड स्पीड इंपॉर्टेंट सॉइल है। लगभग भारत की बात करें तो नदर्न प्लेन कंप्लीट आपका इसी से बना है। 40% ये पूरे इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है एलुवियल सॉइल। ये एक उपजाऊ मिट्टी होती है। और बात करें तो ये हमारे इंटायर नॉर्दर्न प्लेन जो होता है वो एलुवियल सॉइल से ही बनता है। और साथ ही साथ ये एक जो रिवर सिस्टम है उनके डिपॉजिट से बनता है। किससे बनता है, रिवर सिस्टम के डिपॉजिट से आपका सॉइल बनता है। जैसे हिमालयन रिवर जो सिस्टम है, जैसे गंगा हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इनके डिपॉजिट से आपका ये एलुवियल सॉइल बनता है।
बात करें सॉइल जो है आपका राजस्थान और गुजरात में भी नैरो कॉरिडोर के माध्यम से देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें एलुवियल सॉइल की तो वो इन सभी क्षेत्रों के अलावा आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी ये डेल्टा जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी डेल्टाई स्थान पे भी ये हमें देखने को मिल जाती है। और इसमें जो तमाम प्रकार के वेरियस प्रोपोर्शन में सैंड, सिल्ट और क्ले होते हैं और इसी सैंड, सिल्ट और क्ले के आधार पे आपका जो है पिडमॉन्ट प्लेन क्रिएट होते हैं और इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, जैसे कि कहीं पर नाम द्वार्स है, कहीं चोस है और कहीं तराई है। जैसे तराई क्या है, जो हिमालय और द गंगा के बीच का जो क्षेत्र है वो तराई कहलाता है। ब्रह्मपुत्रा शिवालिक श्रेणियों में जो होते हैं वो आपके जो है चाउस कहलाते हैं। शिवालिक श्रेणियाँ और उसके बीच का जो प्लाइन मैदान है वो आपका जो है चाउस कहलाता है। ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी के और इसके बीच में जो मैदान है उसको हम लोग जो है द्वार से बोलते हैं। यानी कि जो पिडमॉन्ट प्लेन्स क्या होता है पहले ये आप समझिए। ये आपका पर्वत है, ये इसका टॉप है, ये इसका जो फुट है, तो फुट हिल जमीन, जो पर्वत का जो नीचे का जो मतलब उसके जो फुट पे जो जमीन जो प्लेन मैदान होते हैं उसको पिडमॉन्ट प्लेन बोलते हैं, पिडमॉन्ट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिडमॉन्ट जोन। यानी कि अगर कोई पहाड़ है, पर्वत है, तो उसके नीचे जो उसके फुट पे जो जमीन होती है उसको हम लोग पिडमॉन्ट जोन बोलते हैं। पिड मतलब होता है पैर, मॉन्ट मतलब होता है माउंटेन का पैर, वहाँ पे जो जमीन होती है उसको पिडमॉन्ट जोन बोला जाता है। तो यानी कि ये सभी द्वार्स, चौस और तराई क्या है? पिडमॉन्ट जोन है। यहाँ पे सैंड, सिल्ट और क्ले की अलग अलग प्रोपोर्शन की वजह से कहीं पे द्वार्स बोला जाता है, कहीं चौस बोला जाता है, कहीं तराई बोला जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है। ये आप मैप में आप देख सकते हैं, एलुवियल सॉइल, यही आपकी एलुवियल सॉइल है। ये पूरा कंप्लीट नदन जो है प्लेन, ये आपकी एलुवियल सॉइल है। इन सब के अलावा इनकी एज साइज, ठीक है, एज के आधार पे भी एलुवियल सॉइल को दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया। एक आपकी ओल्ड एलुवियल और एक आपकी न्यू एलुवियल। जो ओल्ड एलुवियल है उसको हम बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर। और जो न्यू एलुवियल है उसको हम खादर बोलते हैं। बांगर खादर क्या है? जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई नदी है, ये नदी आपकी बह रही है और यहाँ पे उसका नदी का किनारा है और इस नदी के अलावा जैसे थोड़ी दूर पर भी तो जमीन होती है। तो ये आपका हो गया ये क्षेत्र, ये आपका हो गया दूसरा क्षेत्र। तो ये नदी अगर बह रही है मान लीजिए, तो इस नदी के जस्ट बाद का जो कोस्टल एरिया है, जो किनारा तट है, तो वहाँ पे नदी चूंकि डिपॉजिट अपने साथ लाती है। जब उस नदी में बाढ़ आता है तो डिपॉजिट के किनारे पे क्या होते हैं? जम जाते हैं। तो बार बार यहाँ की जमीन जो है क्या हो जाती है? रिन्यू होती रहती है। तो जो रिन्यू हो रही है उसको न्यू एलुवियल बोलते हैं, जिसको खादर बोलते हैं। तो वहाँ बार बार नई नई उपजाऊ चीज़ें, उपजाऊ एलिमेंट्स, बार बार फर्टाइल एलिमेंट्स वहाँ आ जाते हैं, तो वो काफ़ी खादर कहलाती है, मतलब काफ़ी जो है फर्टाइल लैंड कहलाती है। वहीं पे ये जो है कंपोनेंट, ये जो इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे थोड़ी दूर पे जो उसके बाद की जो ज़मीन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल ही है, लेकिन यहाँ तक वो पानी नहीं पहुँच पाता, इसलिए वो जो फर्टाइल एलिमेंट भी नहीं पहुँच पाता, इसलिए पुरानी ही रह जाती है। इसलिए इसको ओल्ड एलुवियल बोलते हैं, जिसको हम लोग बांगर बोलते हैं। तो बांगर जो होता है एज कम्पेयर्ड विथ खादर, खादर इज मोर फर्टाइल देन बांगर। खादर क्या होता है? ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि बार बार रिन्यू होता रहता है, इसलिए इसको न्यू एलुवियल बोलते हैं और इसको जो ओल्ड एलुवियल बोलते हैं। आपको ये पता हो गया होगा। दूसरी आपका जो है बात करें कि इसके कंटेंट्स की बात करें तो इसमें लगभग एडेक्वेट प्रोपोर्शन में पोटास, फास्फोरस, एसिड एंड जो है लाइम जो है मौजूद होता है, जिसकी वजह से शुगर केन, पैडी, व्हीट और तमाम प्रकार के सीरियल्स और आपके जो है पल्सेस जो है इसमें उगाई जा सकती हैं। इसमें एलुवियल सॉइल में। तो आपको ये देखना है कि किन क्षेत्रों में मिलता है। ये नदन प्लेन वाला मामला है, कहाँ पे क्या इसमें कौन कौन सी फसल होती है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें। दूसरी सॉइल है ब्लैक सॉइल। अगर बात करें ब्लैक सॉइल की तो इसको काली मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को एक और नाम बोलते हैं रेगुर मिट्टी। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। और एक और चीज़ बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि काटन की जो खेती होती है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मिट्टी यही है, ब्लैक सॉइल। यानी ब्लैक सॉइल में ही काटन की खेती होती है। तो आई होप ब्लैक सॉइल को आप समझ पाए होंगे। इसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसका फॉर्मेशन की बात करें तो ये पैरेंट रॉक मटेरियल हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके फॉर्मेशन के लिए ब्लैक सॉइल। डेक्कन प्लेट की बात करें तो ये लगभग नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में ये आपका जो है लावा के फ्लो से बनता है। किसके फ्लो से बनता है? लावा के फ्लो से बनता है। जो ज्वालामुखी से लावा निकलते हैं उससे इसका फॉर्मेशन होता है। ये बात करें तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है। इसका ब्लैक सॉइल का,
ब्लैक सॉइल की बात करें तो इसमें जो है एक क्लेई मटेरियल तमाम चीज़ें अधिक से अधिक मात्रा में होती हैं। इसमें जो है मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसमें तमाम प्रकार के सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो है तो बहुत ज़्यादा होते हैं, रिच होते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटाश हो गया, लाइम हो गया, वो सभी इसमें पर्याप्त मात्रा में होती है। किसमें? काली मिट्टी में। बात करें इसमें फास्फोरस कंटेंट की तो उसमें थोड़ा सा कम होता है। बात इस और भी चीज़ें हैं, डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जब हॉट वेदर आता है तो ब्लैक सॉइल में आप देखेंगे दरारें पड़ जाती हैं। उन दरारों के माध्यम से एरेशन प्रोसेस, यानी जो एरेशन है वो कहीं ना कहीं जमीन कर लेती है, जमीन सांस ले लेती है उन्हीं दरारों के माध्यम से। तो ये मामला समझ में आ गया। बाकी ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। वेट में ये स्टिकी हो जाती है, गीला थोड़ा, मिट्टी गीली थोड़ा स्टिकी हो जाती है। आटा जैसे आप देख रहे हो, आटा की गुत्थी जो है गीली रहती है तो हाथ में चिपचिपा लगती है, सूख जाती है तो फट जाती है। यानी कि आपका जो है ब्लैक जो सॉइल है वो आपकी अगर वेट है मतलब गीली है तो स्टिकी है, सूख जाती है, दरारें फट जाती हैं और इन दरारों के माध्यम से एरेशन प्रोसेस इसका जो है शानदार तरीके से होता है। तो आप समझ पाए होंगे ब्लैक सॉइल क्या है, कहाँ मिलती है, ये भी आपने देख लिया। अगली जो है रेड एंड येलो सॉइल। इसको रेड और येलो सॉइल क्यों बोलते हैं? ये जो मिट्टी लाल मिट्टी होती है, बिकॉज ऑफ लाल क्यों कलर होती है? क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से, डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से इसका कलर रेड होता है। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, किस में होती है? हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो इसका कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो इसका कलर जो है येलो हो जाता है। रेड सॉइल जो है डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से और लो रेनफॉल वाले क्षेत्र में, जैसे ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में ही ये मिट्टी देखने को मिलती है। येलो एंड रेड सॉइल जो होती है लगभग उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स एंड अलॉन्ग विद द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, इन सभी क्षेत्रों में इसकी जो है अवेलेबिलिटी, देखिए अवेलेबिलिटी प्रॉपर्टी ही आपको याद करना है, फॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टीज, यही आपको जो है हर मिट्टी का याद रखना है। तो रेड और येलो सॉइल में आपको ये हो गया। इसका जो रेडिश कलर होता है, कारण इसके पीछे होता है डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइजेशन एंड मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से इसका कलर रेड होता है। और जब ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में आती है, जब मतलब कि इसमें जब पानी की मात्रा आ जाती है रेड सॉइल में, तो ये इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? येलो सॉइल में। तो आई होप आप रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ चुके होंगे। लेटराइट सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल जो होती है लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका नाम होता है लेटर, और इसका मतलब होता है ईंट। क्या होता है? ईंट होता है। बस आपको देखना है, समझना है, टॉपिक टू टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेटराइट सॉइल की बात करें तो ये आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होते हैं? अल्टरनेट वेट और अल्टरनेट ड्राई वाले सीजन्स में, मतलब जहाँ पे एक समय खूब बारिश हो, एक समय पूरी तरीके से क्या हो, मामला ड्राई हो, शुष्क हो, बारिश अल्टरनेट में बारिश हो, अल्टरनेट में धूप हो, तो ऐसे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ये जो सॉइल होती है इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। जब इसमें इस मिट्टी में जब मतलब कि ये मिट्टी बनती कब है? इंटेंस लीचिंग की वजह से, जब खूब बारिश होती है, गहन वर्षा होती है, तो लीचिंग प्रोसेस, इंटेंस लीचिंग होता है। क्या होता है? इंटेंस लीचिंग होता है। लीचिंग प्रोसेस क्या है? ये मिट्टी का एरिया है, ऊपर का लेयर है, फर्टाइल लेयर है, बारिश हैवी रेन होती है, पानी जमा हो जाता है। समय के साथ साथ जब इंटेंस जो है मतलब हैवी रेन होती है तो ये जो ऊपर के फर्टाइल एलिमेंट्स हैं वो नीचे चले आते हैं, नीचे के लेयर में चले आते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नीचे के लेयर में चले जाते हैं। तो नीचे के लेयर में वही आपकी लेटराइट सॉइल आपका फॉर्मेशन होता है। यानी कि ऊपर आपकी जो लेयर होती है इज नॉट मतलब कि नीचे की जो लेयर होती है इज मोर फर्टाइल देन अपर लेयर, बिकॉज ये जो हैवी रेन की वजह से ऊपर के जो फर्टाइल एलिमेंट्स हैं वो आपके नीचे चले जाते हैं। तो वही चीज लिखा है कि जो इंटेंस लीचिंग, अच्छा ये प्रोसेस क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लीचिंग। मतलब बारिश की वजह से ऊपर के जो फर्टाइल जो इंग्रेडिएंट है वो नीचे के लेयर में जो ट्रांसफर हो जाते हैं, यही आपका लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। तो लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, लेटराइट सॉइल जो होती है डीप टू डीप, वेरी डीप होती है और एसिडिक in नेचर होती है, और इसमें जो है तमाम प्रकार के प्लांट न्यूट्रिशन के लिए जो भी चीज़ें जरूरी होती हैं उनकी कमी होती है, इसमें देखने को मिलता है। और ये कहाँ मिलते हैं? सदर्न स्टेट में, वेस्टर्न घाट्स में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन सभी क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी हमें देखने को मिल जाती है। ये आपकी लेटराइट मिट्टी है। ये आपके जो इसमें ह्यूमस जो होता है कम होता है, और साथ ही साथ इरोजन और डिग्रेडेशन ड्यू टू द पोजीशन ऑन द लैंडस्केप, इन सब चीज़ें भी इसका जो है इन सभी क्षेत्रों में भी जहाँ ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे भी लेटराइट सॉइल हमें देखने को मिल जाता है। बात करें अगर इसके अप्रोप्रिएट कंजर्वेशन की, तो अगर हम जो है अडॉप्ट कर सकते हैं अप्रोप्रिएट कंजर्वेशन की, तो ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि क्या बोल सकते हैं,
कल्टीवेशन के लिए इसका भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि आफ्टर एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पार्टिकुलरली इन द हिली एरिया, जैसे कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये जो सॉइल जो होती है इसमें टी की खेती, कॉफ़ी की खेती, कैश्यू नट की खेती भी हो सकती है और होती भी है। जो लेड लेटराइट सॉइल जो होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सभी क्षेत्रों में कैश्यू नट उगाने के लिए इन सभी मिट्टियों का मतलब कि इस मिट्टी का ज़बरदस्त आपका यूज होता भी है। और लास्ट जो आपकी पाँचवीं जो है एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल की हम बात करें तो ये आपका रेड टू ब्राउन कलर होती है। कैसी होती है, रेड टू ब्राउन कलर होती है। देखिए टॉपिक क्या है कि आपको टॉपिक टू टॉपिक ही लगभग आपको पॉइंट्स पकड़ने हैं, सारे पॉइंट्स को आपको याद नहीं करना है, आपको कंटेंट वाइज आपको चलना है कि नहीं कि आपको पूरी चीज़ों को एकदम रट लेना है। तो आप जो है मिट्टी 6 प्रकार की होती है, ये आपको पता चल चुका है। और इन 6 प्रकार की अगर बात करें तो ये 6 प्रकार टोटल आपके क्या होते हैं, 6 में जो उनकी प्रॉपर्टी समझिए, फॉर्मेशन समझिए, कहाँ मिलते हैं ये समझिए, लगभग आपका काम चल जाएगा। तो एडिड सॉइल की बात करें, कलर इसका रेड टू ब्राउन होता है। जो इस सैंडी इन टेक्सचर होते हैं, सलाइन इन नेचर होते हैं। सलाइन मतलब नमकीन होते हैं नेचर में, जिसमें जो है अधिक मात्रा में साल्ट कंटेंट होता है, जो कि आपका अगर हम उसको इवेपोरेट कर दें उसमें वाटर को, तो वहाँ से हमको जो है क्या मिल सकता है, कॉमन साल्ट भी मिल सकता है। इतना सलाइन इन नेचर है। सलाइन मतलब आपका नमकीन है, साल्टी है। बात करें ड्राई क्लाइमेट की, हाई टेम्परेचर की, इवेपोरेशन जो रहता है इन सभी मिट्टियों में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें लैक ऑफ ह्यूमस और मॉइस्चर की हमें कमी देखने को मिल जाती है। लोअर होराइजन की बात करें तो जो सॉइल है ऑक्युपाइड, इसमें कंकर भी होते हैं बिकॉज ऑफ इसमें जो है आपका कैल्शियम जो कंटेंट है वो नीचे जाने पे आपके बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इसमें कंकड़ नोड्यूल्स भी देखने को मिल जाते हैं आपका एरिड सॉइल में। बात करें कि इसका अगर हम प्रॉपर इरिगेशन करें तो ये सॉइल भी क्या कल्टीवेबल हो सकती है। अगर हम जो है अगर इसको देखें इसकी फाउंडिंग की, तो राजस्थान वाले क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र में मिट्टी प्रायः जो है देखने को मिल जाती है। फॉरेस्ट सॉइल जिसको हम लोग माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माउंटेन सॉइल भी हम लोग बोलते हैं, ये आपको याद करना है। माउंटेन सॉइल की बात करें तो ये सॉइल जो है हिली और माउंटेन्स एरिया में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है वे सफिशिएंट जिस मतलब क्षेत्र में रेन फॉरेस्ट बहुत पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होता है वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। और द सॉइल टेक्सचर वेरियस अकॉर्डिंग टू द माउंटेन्स इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्स। भाई अलग अलग जगहों पे जो है माउंटेन्स पाए जाते हैं, उन पे अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार के जो है क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द माउंटेन्स इन्वायरमेंट वहाँ पे अलग अलग टेक्सचर में हमें ये मिट्टी फॉरेस्ट मिट्टी हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि इन सभी मिट्टियों की बात करें तो हिमालयन रीजन में देखने को मिल जाते हैं। मैप में देखेंगे तो फॉरेस्ट सॉइल आपकी जो है यही आपकी जो है इन्हीं सभी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, फॉरेस्ट सॉइल जिसको हम लोग माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं। बात करें इनका कि इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन। भाई हिमालयन एरिया में डेनुडेशन देखते हैं, फेस करते हैं, एसिडिक होते हैं, लो इन ह्यूमस कंटेंट की भी हमें देखने को मिलता है। माउंटेन्स की बात करें तो जो अपर पार्ट्स ऑफ माउंटेन होते हैं वो लेस फर्टाइल होते हैं, नीचे के पार्ट्स क्या होते हैं, मोर फर्टाइल, क्योंकि ऊपर की जो मिट्टी है वो आपकी खसक के कहाँ आती है, नीचे आती है। तो जब ऊपर के जो मिट्टी आती है तो उसके साथ फर्टाइल लेयर भी नीचे चली जाती है, तो ऊपर की फर्टिलिटी नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से ऊपर की ज़मीन क्या लेस फर्टाइल, नीचे की जो है मोर फर्टाइल। तो इस तरीके से आपने 6 प्रकार की मिट्टी जिनके नाम है आपके एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट, एरिड और फॉरेस्ट, आपने 6 प्रकार की मिट्टी को लगभग आपने सभी एस्पेक्ट को देख लिया। लास्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस लेसन है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। आपको लग रहा होगा टॉपिक लगातार टू द पॉइंट चल रहा है, याद तो करना पड़ेगा, आपको तैयार भी करना पड़ेगा। सॉइल इरोजन की बात करें, मृदा क्षरण की बात करें, मृदा संरक्षण की बात करें, तो हम जानते हैं सॉइल इरोजन किसे कहते हैं। तो आप समझिए कि जो रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर, यानी मिट्टी की जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है उसका रिमूवल हो जाना, उसका रिमूव हो जाना ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। यानी मिट्टी की जो ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है वो रिमूव हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका सॉइल इरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। और इसमें सॉइल इरोजन में सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, लूज होती है। क्या होती है, लूज हो जाती है। अब मन में प्रश्न आ रहा है कि इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है। तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं, सॉइल इरोजन के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है ह्यूमन एक्टिविटी जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, दूसरा चीज़ है नेचुरल फोर्स जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, इन सब की वजह से सॉइल इरोजन होता है। वहीं पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें, आपका नेचुरल फोर्स की बात करें तो ग्लेशियर,
ये आपका जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ मेथड ऑफ फार्मिंग, इन सब ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। नेचुरल फोर्स की बात करें तो विंड, ग्लेशियर, वाटर, इन सभी चीज़ों की वजह से भी सॉइल इरोजन होते हुए देखने को मिल जाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन की बात करें, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। तो 3 टाइप्स फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। पहला कौन सा? गलीज इरोजन, सीट इरोजन, विंड इरोजन। गलीज क्या होती है? ये आप देख पा रहे होंगे, बारिश का पानी जब इस तरीके से मिट्टी को काट के एक स्थान दूसरे स्थान तक लेकर चला जाता है तो इसको हम लोग गलीज बोलते हैं। और यही जब घटना चंबल बेसिन में होती है, कहाँ होती है? चंबल बेसिन में होती है, तो इसको बोला जाता है रवाइंस। क्या बोला जाता है? रवाइंस बोला जाता है। तो गलीज क्या होती है? द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल। जब मिट्टी को काट के जो पानी है वो एक डीप चैनल बना दे तो उसको गलीज इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलीज इरोजन बोलते हैं। और इसकी वजह से जो मिट्टी जो है अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए और ये बैड लैंड की कैटेगरी में आ जाती है। और यही घटना जब चंबल के क्षेत्र में घटती है तो वो आपकी जो है कहलाती है रवाइंस। सीट इरोजन का मतलब सीट उड़ जाना। सीट क्या है? मान ला ये आपकी मिट्टी है, ये ऊपर इसकी फर्टाइल लेयर की सीट है, आपका जो है पानी के तो पानी आया फर्टाइल लेयर को बहा ले गया, ऐसे इरोजन कहलाता है सीट इरोजन। जैसे कि वाटर फ्लो एज द सीट कवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल वास्ट अवे। जो टॉप सॉइल होती है वो धुल जाती है, वास्ट अवे हो जाती है, तो ऐसा इरोजन कहलाता है सीट इरोजन। और वही चीज़ जब हवा के द्वारा होता है तो उसको हम विंड इरोजन बोलते हैं। यानी कि जब हवा चलती है तो मिट्टी के जो ऊपर फर्टाइल लेयर होती है उड़ के चली जाती है, तो उसको विंड इरोजन। यानी 3 प्रकार के सॉइल इरोजन भी हमने देख लिया। इसके बाद इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? कंजर्वेशन करने के लिए कंटोर प्लॉगिंग करना पड़ेगा, टेरेस फार्मिंग, टेरेस कल्टीवेशन करना पड़ेगा, स्ट्रिप क्रॉपिंग करना पड़ेगा और शेल्टर बेल्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ये क्या है? कंटोर प्लाविंग। ये आपका कोई पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे हम लोग ऐसे जो है क्षेत्र बना के, मतलब कि ऐसे खेती करेंगे तो ऊपर फर्टाइल लेयर नीचे आ जाएगी। अगर हम ऐसे खेती करें ऐसे बना के तो हमारा जो है सॉइल इरोजन से हम बच सकते हैं। सीढ़ीनुमा तरीके से हमने पहाड़ को ऐसी खेती, कोई पहाड़ है तो हम ऐसे नहीं खेती करेंगे, ऐसे करेंगे फर्टाइल लेयर, पानी चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे तो हम नीचे आ सकते हैं। तो अगर हम इसको जो है हमने इसका आकार जो है बदल के हम इस पूरे पहाड़ को ऐसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हम सीढ़ीनुमा में, तो हम इस हर लेयर पे हम क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। तो इसको हम लोग टेरेस फार्मिंग, टेरेस कल्टीवेशन बोलते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी फसल के बीच में जगह छोड़ के हम लोग स्ट्रिप बना के हम लोग क्रॉपिंग करें। शेल्टर बेल्ट फार्मिंग मतलब कि बीच में हमारी फसल है, किनारे किनारे पेड़ पौधे हमने लगा दिए, जिसकी वजह से कोई विंड इरोजन जैसी चीज़ें हमारे खेत में न हो पाए। जैसे ये हमारा खेत है, इसके चारों तरफ हमने बड़े बड़े क्या लगा दिए? पेड़ लगा दिए। अब कोई हवा का झोंका कोई भी विंड पावर इसको जो अफेक्ट करना चाहती है तो लेस इफेक्ट करेगी, हमारी फसल को कम से कम बर्बाद करेगी, सॉइल को जो है कम से कम नुकसान करेगी, क्योंकि पहले हवा किसी से बड़े बड़े पेड़ जो किनारे पे लगे हैं उनसे टकराएगी और उसकी पावर कम हो जाएगी, हमारे जो सॉइल को कम प्रभावित करेगी। तो ऐसी खेती शेल्टर बेल्ट फार्मिंग कहलाती है, जिसमें कि बीच में हमारी फसल होती है और किनारे किनारे क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। किनारे किनारे क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। तो आई होप आपने सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन को खूब भली बात समझ लिया है। तो आज हमने कंप्लीट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, एक ज्योग्राफी का पहला जो चैप्टर था उसको पूरी तरीके से हमने एक एक पॉइंट्स टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिस्कस किया, पढ़ा, समझा, जाना और एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया। तो आई होप आप इसके सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार किए होंगे। मेहनत काफ़ी लगी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और इस तरह जितने भी इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए एक एक टॉपिक पर, तो भी आप ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। फिलहाल आज हमने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट 1 सेशन के अंतर्गत कर लिया और अब अगले दिन हम जो है इसी तरीके से हर चैप्टर का कंप्लीट फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन इसी तरह डीप फॉर्म में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तैयार करेंगे। सो आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू एंड योर एजुकेशनल जर्नी। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।